आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। सभी भगवा ऑटो रक्षा चालक संघ के पदाधिकारियों गण एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2022 दिन रविवार समय प्रातः काल 10 बजे स्थान पितृ पर्वत के नीचे गाड़ी पार्किंग स्टैंड पर दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं स्वरुचि भोज सपरिवार रखा गया था। उक्त कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव महासचिव माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं सांसद इंदौर माननीय श्री शंकर लालवानी जी व इंदौर महापौर माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी एवं लोकप्रिय विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 माननीय श्री रमेश मेंदोला जी, साथ ही लोकप्रिय युवा विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 माननीय श्री आकाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त दिवाली मिलन समारोह में हमारे संघ के हजारों ऑटो चालक भाई लोग उपस्थित हुए। इस प्रकार का आयोजन इंदौर शहर में ऑटो चालकों द्वारा प्रथम बार किया गया। उक्त कार्यक्रम में इंदौर देश प्रेम एवं भारत माता की पूजा एवं आरती की गई। उक्त कार्यक्रम में ऑटो चालक भाइयों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक यातायात नियमों का पालन कर अनुशासन पूर्ण संपन्न किया गया। कोटि नमन है मातृभूमि को जिसकी रोटी खाते हैं, वक्त पड़े तो शीश कटा दे, बिल्कुल नहीं लजाते हैं, हम बिल्कुल नहीं लजाते हैं। कोटि नमन है मातृभूमि को जिसकी रोटी खाते हैं, वक्त पड़े तो शीश कटा दे, बिल्कुल नहीं लजाते हैं। चुन चुन कर मारेंगे सबको, चुन चुन कर मारेंगे सबको, छिपे हुए गद्दार हैं, हम भी पहरेदार हैं, हम भी पहरेदार हैं। देखो बच्चों आया खिड़कियों में बिछोड़ा पसेरा, जागो बच्चों मत दो इतना सुंदर सवेरा। मान दे क्यों दे मेहनत दे दर्द दे रात दे शत दे जान बड़ी कार बड़ी माँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल गंगा विंध्य विनाचल यमुना गंगा उच्छल जाए, तिरंगा कब सुबह से जागे, कब सुबह से मांगे, दावे कब जय गाता, जनगण मंगल गायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय है, जय है, जय 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 भारत माता की। घटनाओं को लेकर जागृत हुई बेटियों की छोटी सी कहानी, जयश्री की जुबानी। देखना माँ देखना पापा, मैं भी नाम कमाऊंगी, हिंदुस्तान को एक दिन पापा मैं भी खूब चमकाऊंगी। कदम उठाया है मैंने, भारत को दिखलाऊंगी, बहन बेटियों बहन बेटियों। कहाँ गया है भाई, फोन आ गया था इसलिए अटक गया मामला। देखना माँ मैं हिंदुस्तान को इन पापा में भी खूब चमकाऊंगी। कदम उठाया है मैंने, भारत को दिखलाऊंगी, बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले को धूल में चटवाऊंगी। देखना पापा देखना हिंदुस्तान में चमकाऊंगी। बहुत सहेलियां औरतों ने, अब मैं सबको दिखाऊंगी, क्या होती है झांसी की रानी, इनको अब बतलाऊंगी। रोने वाले कुत्तों को अब धूल में चटाऊंगी, नहीं मानूंगी मैं हर हार पापा जी, काम ऐसा करके बताऊंगी। एक एक कुत्तों को अब कारावास ले जाऊंगी, नहीं हुआ इंसाफ तो गोलियां खुद चलाऊंगी। हिंदुस्तान में फिर से पापा फूलन देवी बन आऊंगी, अब इन कुत्तों को पापा धूल में चटाऊंगी। बहुत सही, तालियों के साथ ये कहानी हमारे भैया ने जो हमको भेजी है, दिलीप जी भगत जी ने, उनके लिए जोरदार तालियां की। एक
बच्चियों को उत्साह देना। देखो ये वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊं कि अपनी जो बच्चियां हैं इनको कभी भी घर से आप भेजा करो तो पिसी हुई लाल मिर्च जरूर दिया करो हाथ में। ये बहुत बड़ा हथियार है। आप लोग तलवार इस पे ज्यादा विशेष ध्यान मत दिया करो। ये जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है इसको आप अपने पास रखो। आप लोग पर्स रखते हो उसमें छोटी सी पुड़िया रखो। अगर आपको कहीं ऐसे लोग दिखते हैं, खराब लोग, गुंडे बदमाश टाइप के लोग, वहां पर अपनी मुट्ठी में अगर पिसी हुई लाल मिर्ची अगर आपने उनके मुंह पे छोड़ दी तो उनकी आंखें बंद हो जाएंगी और कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक वो आपको किसी को भी नहीं देख पाएंगे। इस बीच में आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हो और साथ में पुलिस बुला सकते हो, मदद के लिए लोगों को बुला सकते हो। ये बहुत जरूरी है आज की हमारी माता बहनों के लिए। क्या सुनाना आपको? पोयम सुनाना भाई, सुनाओ। ये इधर आ जाओ बहन जी, आप लोग अंदर आ जाओ। धर्मा जी, ये जो भैया बाहर लोग, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय मजदूर संघ के इंदौर के और प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश ESI। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही हमारे वरिष्ठ श्री के तिवारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बिजली कर्मचारी संघ के, विद्युत नियामक आयोग के सदस्य भी हैं और भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के महामंत्री श्री ओम प्रकाश जी मौर्य, हमारे विधिक सलाहकार एडवोकेट, हमारे यूनियन के साथ 24 घंटे खड़े रहने वाले श्री अनिल कुमार साहू जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे उपाध्यक्ष धर्मा वर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष फिरोज खान जी, हमारे कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे मंत्री श्री राम किशन जी प्रजापति, श्री प्रकाश परमार जी, श्री जुनेद मोहम्मद जी, श्री यासीन शाह जी, श्री मुश्ताक खान जी, हमारे कार्यालय मंत्री श्री रवि पटेल जी, हमारे संगठन मंत्री संतोष मालवी जी, हमारे टुन्ना भाई थापा जी, हमारे प्रचार मंत्री राकेश निसोदे जी और श्री सुनील यादव जी। ये हमारी पूरी टीम जो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का काम कर रही है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, उसके बाद दीप प्रज्वलित के लिए मैं हमारे अतिथियों से कहूंगा कि देखो, पद ऊपर हो या नीचे ऐसा कोई भी वो नहीं होता। जो जिस श्रेणी में होता है, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट के अंदर एक बल्लेबाज होता है और बॉलर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फास्ट बॉलर, दूसरा होता है मीडियम प्रेशर बॉलर और तीसरा होता है स्पिनर। तो जब टीम मैच खेलती है या कोई काम करती है तो उसके जो योग्यता जिस खिलाड़ी में जैसी रहती है उसको उस हिसाब से काम मिलता है। जो विकेट कीपर होता है उसको विकेट कीपिंग का काम मिलता है। वो विकेट कीपर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितनी गेंदें बैट्समैन फेस करता है उतनी गेंदें विकेट कीपर फेस करता है। तो हमारे प्रचार मंत्री का जो दायित्व होता है ये सबसे बड़ा और अहम होता है। प्रचार करना, प्रसार करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। सबकी योग्यता के अनुरूप उसको काम मिलता है। हमारे घर में अगर 3 बच्चे होते हैं तो तीनों में अलग अलग योग्यता होती है। तो माता पिता जब भी घर का कोई आयोजन होता है या घर में कोई काम होता है तो उनको मालूम होता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, दूसरा बच्चा क्या कर सकता है और तीसरा बच्चा क्या कर सकता है। तो कार्यक्रम, तो इसी प्रकार हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ है। अभी मैं आपको जानकारी दूं भाई साहब, के तिवारी जी, मुकेश जी, भाई साहब, हमारी यूनियन को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। 15/12/2021 को हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का हम दोनों ने इसकी इमारत को बढ़ाया, सबसे संपर्क शुरू करा, सबसे जानकारी लेना चालू करी। धीरे धीरे हमारी यूनियन आगे बढ़ती चली गई और आज हजारों की संख्या में आप यहाँ देख रहे हैं कई रिक्शाएं खड़ी हैं जिसपे प्रत्येक रिक्शा पे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का बैनर भी लगा है, स्टिकर लगा हुआ है। ये हमारी पहचान है। हमारी
राकेश जी से मेरी मुलाकात कोरोना काल में हुई थी। कोरोना काल में राकेश जी और उनकी कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने निशुल्क सेवाएं दी थी। इन्होंने जब उस समय एक मुसीबत का समय था, संकट का समय था, ऑक्सीजन गैस कहीं मिल नहीं रही थी, उस समय हाहाकार मचा हुआ था, तो हमारे कुछ ऑटो चालकों ने निशुल्क सेवाएं दी भाई साहब। ऑक्सीजन गैस को अस्पताल लाना ले जाना, एक प्रकार से एक एम्बुलेंस का काम करा। और आज भी ऑटो चालक एम्बुलेंस का काम करता है। अगर कहीं शहर में दुर्घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो बड़ी बड़ी कार वाले लोग भी बोलते हैं पहले ऑटो को बुलाओ। उनके मुंह से सबसे पहले अगर कोई नाम निकलता है तो ऑटो निकलता है। ऑटो चालक को ही बुलाते हैं। वो ये नहीं कहते कि भैया मेरी स्कॉर्पियो निकाल लूं, कि मेरी इनोवा निकाल लूं, कि मेरी मारुति निकाल लूं। वो कहते हैं ऑटो चालक को बुलाओ। ऑटो चालक रोजी रोटी कमाने निकला है। इंदौर शहर में अगर आपको कहीं पता पूछना है तो समाज को विश्वास होता है कि मैं ऑटो चालक से पूछूंगा तो मुझे जरूर बिल्कुल एक्यूरेट जगह बताएगा, क्योंकि एक ऑटो चालक जो है वो पूरे इंदौर में भ्रमण कर रहा है। उसको प्रत्येक गलियां मालूम है, प्रत्येक मोहल्ले मालूम है, प्रत्येक रास्ते मालूम है। आज जो ये बड़ी संख्या में भाई साहब लोग आए हैं, जो रास्ता बंद है, 2-2, 3-3 जगह अभी रास्ते बंद है, लेकिन ये ऑटो चालकों को इतने रास्ते मालूम है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। ये किसी भी गली में से कहीं से भी निकल के आ जाते हैं हमारे भाई लोग। एक बार पुलिस प्रशासन सोचने में पड़ जाता है कि यार ये ऑटो वाले निकलते किधर किधर से। अब ऑटो चालकों के ऊपर अभी पीड़ादायक काम हो रहा है भाई साहब, बहुत समस्या का समय है। एक तो ई चालान 2015-2016 के अभी तक मांगे जा रहे हैं, और एक ई चालान 500 रुपए का। लिखित में कुछ नहीं दे रहा है इनको। चाहे जहां डंडा राग चलता है, गाड़ी रोक दी जाती है, नंबर प्लेट का फोटो खींचते हैं और बताएं भैया तुम्हारे 15 ई चालान है, 12 ई चालान है। कुछ ई चालान तो लॉकडाउन के हैं, और कुछ ई चालान का समय जब हमने देखा उसके अंदर जो इनका समय रहता है वो सुबह 7, 7:30 बजे का भी, रात को 11 बजे का भी। कई जगह जैसे जाम की स्थिति बनती है, अभी जैसे आप आए होंगे तो आपको जाम दिखा होगा, तो जहां ट्रैफिक जाम होता है कई बार पुलिस वाले खुद लाल बत्ती में गाड़ी निकलाते हैं, भैया निकलो यार फटाफट निकलो ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब ऑटो वाला तो निकाल रहा है, लेकिन वो कैमरा जो है तीसरी आंख वो खटाखट फोटो खींचती रहती है, और वो ई चालान हमारे ऑटो चालकों के ऊपर भी बन जाता है। कई बार ऑटो चालक की मजबूरी फंस जाती है, उसकी गाड़ी में पेशेंट रहता है जिसको जल्दी अस्पताल ले जाना। अब ऐसी स्थिति में वो लाल बत्ती का कैसे नियम पालन करेगा? उसको नियम तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पीछे एक जिंदगी बैठी है जिसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। उसको लगता है कि इसको कितनी जल्दी मैं अस्पताल ले जाऊं। पीछे परिजन भी चिल्लाते हैं भैया जल्दी ले चलो, बहुत जल्दी ले चलो, सीरियस हालत है, खून बह रहा है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात को ऊपर रख सकते हैं। अभी हमने हमारे विधिक सलाहकार अनिल कुमार साहू जी से चर्चा की। मेरी रोज 2 घंटे ऑटो रिक्शा के लिए मेरी और वकील साहब की सुबह शाम में चर्चा होती रहती है। तो वकील साहब ने मुझे कहा कि यार अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अभी हमने सांसद जी से जब निवेदन किया था तो सांसद जी ने पहली बार ऑटो रिक्शा को सम्मान दिया और उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में हमारी मीटिंग कराई। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि पहली बार ऑटो चालक रेसिडेंसी कोठी पे जाके बैठा, अधिकारियों के साथ बैठा, जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं जिस रेसिडेंसी कोठी में, वहां पर हमारे ऑटो चालक आकर के बैठे और उन्होंने अपनी बात रखी। उस मीटिंग के अंदर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र जी, डीसीपी ट्रैफिक डीसीपी महेश चंद जैन साहब, डीआईजी कपूरिया जी, स्वयं सांसद शंकर लालवानी जी, और उस समय आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी जी थे, वो भी थे। हमारी करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली और हमने बहुत सारे विषयों पर बात रखी। उन्होंने डीसीपी साहब ने एक बात कही कि यार आपके ऑटो चालक जो चाहे जाए गाड़ी रोक देते हैं। भाई सवारी ने बोला यार रोक दो, गाड़ी रोकी, फिर सवारी बैग उतारती है, इतनी देर में सवारी मीटर का पैसा देती रहती है तो टाइम लग जाता है। पीछे कोई गाड़ी आ जाती है, बस आ जाती है तो ट्रैफिक जाम होता है। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सही माना कि हाँ साहब ये बात हम मानते हैं, ये हमारी गलती भी है कि भाई हमने बीच में गाड़ी रोक दी। तो मैंने उनसे कहा साहब हम बीच में गाड़ी नहीं रोके तो क्या करें, आप हमारे लिए ऑटो स्टैंड मुहैया कराओ, मजबूत ऑटो स्टैंड दो ना। आप भाई सही कह रहा हो ना भाई लोग, कि अगर हमको मजबूत ऑटो स्टैंड मिले, पक्का ऑटो स्टैंड मिलेगा, तो ऑटो चालक
ऑटो स्टैंड से ही सवारी बैठाएगा भी और ऑटो स्टैंड पे ही सवारी उतारेगा भी, बीच सड़क का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने, सांसद जी ने हमारी इस बात को मान्य कर लिया। अभी जो मेट्रो इंदौर में आ रही है वो मेट्रो के सभी जगह स्टेशन बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेट्रो के स्टेशन के साथ हम ऑटो चालकों के भी स्टैंड बनाएंगे। ये शंकर लालवानी जी ने बिल्कुल स्वीकार करी है बात। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए पक्के स्टैंड मिल जाएंगे, छत वाले स्टैंड मिलेंगे हमको, क्योंकि हमारे ऑटो चालक 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्टैंड पे बैठते हैं, तो अब इनके पास कोई साधन नहीं रहता तो ये गाड़ी में ही बैठना पड़ता है, इनको मजबूरी है। तो स्टैंड रहेगा, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। दूसरी बात जो ई चालान की है, तो हमने अभी जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगा दी। 11 लोगों को पार्टी बनाया है, हाईकोर्ट की हमको शरण लेना पड़ी, क्योंकि बाइक टैक्सी यहां पर इंदौर में ऐसे 5 कंपनियां, ओला, उबेर, रैपिडो, मैक्सिमो, ऐसी 4-5 कंपनियां हैं जिसके ऐप डाउनलोड आदमी करता है और बाइक टैक्सी पे चल रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या, नई उम्र की बच्चियां काफी बैठ रही हैं, लेकिन ये उनका ना तो कोई ड्रेस कोड है, ना उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट पीली है, उनकी कोई पहचान नहीं है। वो ऐप डाउनलोड करते हैं और बाहर की गाड़ियां लगभग चल रही है, राजस्थान की गाड़ियां हैं, हैदराबाद की गाड़ी है, बिहार की गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां शहर में चल रही हैं। हमने कई गाड़ी पकड़ी, जब हमने उनका वास्तविक नाम देखा तो उसका नाम पहले उसने कुछ बताया और बाद में कुछ नाम निकला। मतलब ऐसे फर्जी लोग गाड़ियां चला रहे हैं बाइक टैक्सी, जो शहर हित में नहीं है। किसी दिन भी ये शहर अंधकार की तरफ जा सकता है, एक बड़ी ट्रेजेडी हमारे इंदौर शहर में हो सकती है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। तो हमारी लड़ाई ये है कि बाइक टैक्सी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तीसरी हमारी मेन मांग है, जब हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका ई चालान बाइक टैक्सी की लगा रखी है, तो फिर आप अभी धरपकड़ क्यों कर रहे हो? भाई जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? भाई कोर्ट का फैसला आएगा और वो हम सबके लिए मान्य होगा, तो हमने कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वो चीज अभी हो नहीं पा रही है। अभी चाहे जहां डंडा राग चल रहा है, रिक्शा वालों को फिर परेशान किया जाता है। रोज मेरे पास 15-20 फोन आते हैं और मैं रोज 15-20 रिक्शा छुड़वाता हूं। उनको जब उनकी हकीकत बताता हूं तो पुलिस वाले भी शर्माते हैं कि हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे, ऊपर से हमको अधिकारी ने बोला गाड़ी रोकना पड़ती है। तो अभी हम एक वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे सम्मानीय भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। अभी हम उनके सामने भी एक प्रस्ताव रखेंगे ये वाला कि आप इस आदेश को अभी रुकवाइए, इस चेकिंग को रुकवाइए, कि जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो ये सड़क पर अभी ई चालान के नाम पर जो लूटपाट चल रही है ये बंद हो। दूसरा, मैं ऑटो चालक भाई लोग, आप लोग सब यहाँ परिवार के साथ आए, बहुत खुशी की बात है। जरा जोरदार ताली बजाओ भैया, अपने लिए बजाना है। ये इसलिए है कि यहाँ माता बहनें बैठी हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी माता बहनों से कहा है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सुबह जब ये लोग ऑटो रिक्शा लेके घर से निकले तो इनको वर्दी पहनाने का काम आपका है। बोलो पहनाओगे कि नहीं वर्दी इन लोगों को? बोलना वर्दी पहन के निकलो घर से। मैं माता बहनों से पूछ रहा हूं, जरा हाथ खड़े करके बोलो पहनाओगे? ये लोग लापरवाही करते हैं वर्दी पहनने में। आप लोगों की ड्यूटी है कि इनको वर्दी पहना है, ताकि इनको कोई पुलिस वाला जबरदस्ती नहीं रोके, कोई परेशान नहीं करे इनको कि भैया तुमने वर्दी नहीं पहनी है। वर्दी हमारे लिए यार बहुत स्वाभिमानी चीज है। देखो वकील साहब हमारे बीच बैठे, आज भी वो उनका कोट पहन कर आए। वकील लोगों को देखो कोर्ट के अंदर, गर्मी के अंदर भी कोट पहनते हैं, वो उनकी ड्रेस है, उनके लिए सम्मान ही है। पुलिस अधिकारियों को देखो खाकी वर्दी पहनते हैं, वो उनकी ड्रेस है, उनकी पहचान है। आपने रेलवे स्टेशन में कुली लोगों को देखा होगा, लाल कपड़े पहनते हैं, उनकी पहचान है। डॉक्टरों की ड्रेस सफेद कोट है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको खाकी वर्दी मिली है, तो हम उस वर्दी का सम्मान नहीं करते। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग उस वर्दी का सम्मान करना सीख जाओ। आपकी वर्दी मैंने कई बार देखी है, बुरा मत मानना, उसमें प्रेस भी नहीं रहती। अपन वर्दी का अपमान क्यों करते हैं? देखो कुछ गलतियां हैं, उसको अगर आप सुधार लोगे तो आपको गारंटी से बता दूं कि कोई माइकेलाल आपको सड़क पे नहीं रोक सकता और आपका चालान बना सकता है। बाकी लड़ाई तो हम आपके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं बताओ। जब हम आपके लिए बाकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो थोड़ी सी अपने आप को बदलने में हमको क्या बुराई है?
वो वर्दी को हम अपने कंधे पे डाल लेते हैं, वर्दी को बिल्कुल रिक्शा के पीछे पटक देते हैं। ये काम आप लोग बंद कर दो, वर्दी को पहन के निकलो यार। मेरी वर्दी मेरा अभिमान, ये हमारे अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा आप अपने आप को सिस्टम बदलो। दूसरा, जो आप लोग नींबू मिर्ची वगैरह जो रिक्शा की नंबर प्लेट पे बांधते हो, वो बांधना बंद कर दो। पुलिस प्रशासन को आपत्ति है, मेरी कई अधिकारियों से इस बारे में बहस हो गई। बोले यार भैया हम क्या करें, इनने नींबू मिर्ची रिक्शा के नंबर प्लेट पे बांध रखी। नंबर प्लेट हमारी सही होना चाहिए, घिसी पीटी नहीं होना चाहिए। देखो फटका किसको लगता है, हमको। वो अधिकारी हमारा 2 घंटे खराब कर देता है, 1 घंटे तो हमको खड़ा कर देता है साइड में, फिर उसके बाद हमसे बात करता है और फिर हमसे अकड़बाजी करता है, फिर हम उसकी जी हुजूरी करते हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़े यार। थोड़ा सा सिस्टम को अगर हम सही कर लें तो हमको ये काम करना ही नहीं पड़े। करना पड़ेगा क्या ऐसा काम? थोड़ा सा अपने आप को बदल दो। हमारी नंबर प्लेट बिल्कुल क्लीन दिखे, उसके ऊपर घिसी पिटी नहीं होना चाहिए। घिस रही है तो उसका नंबर डलवा दो। कितने लगते हैं? 100 रुपए 150 रुपए, लेकिन यहाँ 500 रुपए से तो बचोगे। वर्दी हमारी है तो पुलिस वाला हमको उसके ऊपर चालान नहीं बनाएगा। थोड़ा सा अपने सिस्टम को हम बदल लें। तो मैं आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा और सभी पदाधिकारियों से कि आप कृपया दीप प्रज्वलित करवाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भाई साहब के जी, भाई साहब आप आएंगे, आप बोलेंगे। मैं के तिवारी जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आप आए और आप हमको हमारी योजनाएं बताएं। क्योंकि मैं बताऊं, हमारी जो ऑटो रिक्शा जो है ना, ये मजदूर श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है? मजदूर श्रेणी में। और देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो देश का मजदूर मजबूत है। कौन मजबूत है? देश का मजदूर। और हम उस श्रेणी में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें, के तिवारी जी का। और भाई साहब के आने के पहले बोले भारत माता की। देखो मुट्ठी बांध के बोले सब लोग, आवाज पितृ पर्वत हनुमान जी के कानों तक जाना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आइए भाई साहब। पितृ पर्वत वाले हनुमान जी की जय बजरंग।
जय श्री राम। देखो, ऐसे पवित्र जगह पर हम लोग बैठे हैं जो देश का गौरव बन गया है आज की तारीख में। ऐसा भव्य स्थान, ऐसा भव्य मंदिर पूरे देश में हनुमान जी का नहीं है, जिस जगह पे आज भगवा ऑटो यूनियन अपना सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन, दिवाली मिलन करने जा रही है। सबसे पहले मैं भाई त्रिपाठी जी और भगवा यूनियन के सभी, राकेश जी और सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिवाली मिलन का समारोह आयोजित किया और इतनी संख्या में मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई मौजूद है। मैं उन्हें सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। ऑटो यूनियन पहले भी कई कार्यरत थी और भगवा ऑटो यूनियन जो बनी, जब आपने दशहरा मैदान पे कार्यक्रम किया, रेसिडेंसी में कार्यक्रम किया और अपनी समस्याओं के लिए आपने विधिवत रूप से पुलिस से, प्रशासन से, कोर्ट से, विधिक सलाहकारों से और खास करके भारतीय मजदूर संघ से, जिस भारतीय मजदूर संघ से ये भगवा ऑटो यूनियन जुड़ी है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश में 600 यूनियन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपकी भी एक यूनियन है और पूरे देश में 1,65,00,000 भारतीय मजदूर संघ के सदस्य हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके परिवार में 600 यूनियनें जुड़ गई हैं, आप 600 यूनियनों के साथ हो गए हैं और रेलवे से लेकर, बिजली से लेकर, नगर निगम से लेकर, बैंक से लेकर, LIC से लेकर, खदान से लेकर, एरोप्लेन से लेकर, असंगठित मजदूरों से लेकर, किसानों से लेकर, इन सब में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें काम कर रही हैं। भगवा ऑटो यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो भारतीय मजदूर संघ से जुड़ गई है। इसका मतलब आप सब लोग 2 करोड़ परिवारों के साथ हो गए हैं, आपके साथ 2 करोड़ परिवार आ गए हैं। और आप, एक बात और भी है, जब हम परिवार में रहते हैं तो अनुशासन में रहते हैं। जिस तरह हमारे साथ महिलाएं या घर के परिवार के लोग रहते हैं तो हम अनुशासन में रहते हैं। जब एक कोई बड़ा भारी राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन आपके साथ जुड़ जाता है तो उसकी कुछ सीमाएं भी रहती है, उसके कुछ नियम भी रहते हैं। भगवा यूनियन नियम के कारण, अपने व्यवस्था के कारण और खुद भी हमारे भगवा यूनियन के साथियों ने अपने कानून का पालन किया है, वर्दी का पालन किया है। और जो हमारे इंदौर में खास करके ऑटो चालकों की जो भूमिका है, एक बड़े भाई की तरह है और एक संरक्षक की तरह है। जब रात को 2 बजे कोई बहन या कोई वृद्ध आदमी स्टेशन पे उतरता है तो उसको विश्वास होता है कि ऑटो यूनियन वाला हमको सुरक्षित घर पहुंचा देगा। ये आप लोगों की प्रतिष्ठा है आज की तारीख में कि वो अपनी कार पे विश्वास नहीं करेगा, मोटरसाइकिल विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई भी बाहर का आदमी हमारे यहाँ नीचे उतरता है, स्टेशन पे उतरता है, बस स्टैंड पे उतरता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि हमारे ये ऑटो चालक भाई है, ये हमको सीधे सुरक्षित घर पे पहुंचा देंगे। अगर कोई महिलाएं भी रहती हैं तो ऑटो में ही बैठना पसंद करती हैं, किसी अन्य वाहन में बैठना पसंद नहीं करती। आप लोगों की इतनी प्रतिष्ठा समाज में है और देश में है, तो आप लोगों का संगठित होना लाजमी है। और आप लोग संगठित हुए हैं तो आपकी जो चालान की समस्या है और अन्य समस्या, ई-बाइक की समस्या है, वो सब कानूनी तरीके से हल हो जाएगी। आपने हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है और पूरा भारतीय मजदूर संघ प्रदेश का, इंदौर का और केंद्र का आपके साथ में है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में ऑटो चालकों की गिनती होती है। हमारे प्रदेश में असंगठित कर्मकार मंडल कार्यरत है, जिसके हमारे नागदा के भाई, हमारे साथी सुल्तान जी सिंह जी शेखावत उसके चेयरमैन है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का, शिक्षा की समस्याओं का, प्रतिदिन की समस्याओं का, अंत्येष्टि की समस्याओं का, बीमारी की समस्याओं का और डिलीवरी की समस्याओं का, इन सब का निदान, उसमें सबका अनुदान है। इन्हें शिक्षा के लिए भी अनुदान है, डिलीवरी के लिए भी अनुदान है,
बीमार होने पे भी अनुदान है। उन सब योजनाओं के फार्म एक दिन में माननीय शेखावत जी को आप कोई बैठक या कार्यक्रम रखना तो उन्हें बुलाऊंगा, तो असंगठित क्षेत्र के जितने भी हमारी सुविधाएं हमें प्राप्त है वो आपको प्राप्त हो सकेंगी। हम प्रयास करेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी आपके बीच से बुलाए और असंगठित क्षेत्र के लोगों को 50 तरह की सुविधाएं प्राप्त है, किताबें भी प्राप्त होती है, कपड़े भी प्राप्त होते हैं और शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, डिलीवरी की व्यवस्था भी होती है, और वो उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें चिकित्सा की भी व्यवस्था होती है, उनके कार्ड भी बनते हैं। इन सब समस्याओं को निदान के लिए एक दिन अपने कैबिनेट मंत्री को मैं यहाँ पर इंदौर में बुलाऊंगा और आप लोगों ने ये संगठित होकर इतना बढ़िया काम किया है। आज की तारीख में इतने सारे लोग जहाँ उपस्थित हैं, मैं भगवा यूनियन को और उनके साथियों को सबको साधुवाद देता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ यहाँ इंदौर में हमारी जितनी भी 30-40 यूनियन कार्यरत है, आपको कोई भी समस्या होगी हम सब मिलकर हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत ऊर्जा वाली बात बोली है तिवारी जी भाई साहब ने, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ यदि किसी के साथ में है, जो भी संगठन के साथ भारतीय मजदूर संघ जुड़ता है तो वो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ का अब हमारी जो नई भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की जो पट्टी बनने वाली है, उस पट्टी पर जो आप लोगों ने अपनी रिक्शाओं पर अभी भगवा ऑटो यूनियन लिखा रखा है, उसके साथ जब आप लोगों की पट्टी नई बनेगी जिसमें नाम आएगा भारतीय मजदूर संघ का संबंध, जो लिखा हमने यहाँ पे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ, जब ये नाम कोई भी अधिकारी देखेगा, चाहे वो टीआई साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, तो वो आपको भारतीय मजदूर संघ के नाम से सम्मानित करेगा। वो समझ जाएगा कि ये यूनियन, ये संगठन कोई कमजोर संगठन नहीं है, ये बहुत मजबूत संगठन है। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का एक अपना ग्राफ है, आप यूट्यूब पे सर्च करना भारतीय मजदूर संघ का, तो आपको जानकारी मिलेगी कि भारतीय मजदूर संघ संगठन जो बना है वो हमारे लिए बना है, मजदूर भाइयों के लिए बना है। वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता ये संगठन। बड़े बड़े धुरंधर नेता जब भारतीय मजदूर संघ का नाम आता है तो सिलेंडर हो जाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी सिलेंडर हो जाते हैं। आज हम जो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ है, जब मुझे ये बात की जानकारी हुई कि भारतीय मजदूर संघ से हम जुड़ने के बाद एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होंगे, तो फिर मैंने इस बात की पहल की और मैं जुड़ा, अपने संगठन को भारतीय मजदूर संघ से मैंने जोड़ा, क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है, आपके परिवारों की चिंता है। भाई साहब मैं थोड़ी जानकारी दूं, हमारे 8 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, 8 अभी 10 हो गए हैं। उसके अंदर हमने एक लोकेशन ग्रुप डाल रखा है। वो लोकेशन ग्रुप हमारे प्रत्येक ऑटो चालक सुबह जब घर से निकलते हैं तो उस लोकेशन ग्रुप में जुड़ जाते हैं। हमारे ऑटो चालक की अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाती है और वो एक वॉइस करता है कि मेरी गाड़ी फलानी जगह खराब हो गई है, तो उस लोकेशन को देख के 10-20 रिक्शा वाले भाई लोग उसके लिए मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार सवारी बदमाश मिल जाती है, कोई गुंडे बदमाश पहलवान टाइप के लोग मिल जाते हैं, कोई नशेड़ी मिल जाते हैं जो बड़े प्रेम से रिक्शा में बैठ जाते हैं कि हाँ दे दूंगा 50 रुपए, और मोहल्ले में आने के बाद में रिक्शा वाले से रंगदारी करते हैं, दादागिरी चालू कर देते हैं, पैसे ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा मोहल्ला आ गया, मैं शेर हो गया। तो वो लोकेशन ग्रुप जो है वो हमने इसलिए बनाया कि वहां हमारे भाई अगर वाइस करेगा कि भैया मैं यहाँ परेशान हूं और ये मेरे साथ इस प्रकार की हरकत हो रही है, भाड़ा नहीं दे रहे हैं मेरे को, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तीसरा इसका फायदा ये मिलता है, कोई पुलिस अधिकारी अगर जबरदस्ती करता है, अभी परसों की घटना हमारे एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ एक पुलिस वाले ने बदतमीजी करी। क्यों करी? क्योंकि वो बाथरूम कर रहे थे गाड़ी लगा करके। अब कॉम्प्लेक्स में बाथरूम करेगा नहीं आदमी तो कहां जाएगा भाई। अब वो आए और उन्होंने बोला कि बोले गाड़ी यहां से हटा, यहां क्यों लगाई? तो उन्होंने बोला साहब मेरे को बाथरूम आई, मैं सुलभ कॉम्प्लेक्स में से निकल रहा हूं। तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता करने लगे और हाथापाई पे आ गए। उन्होंने मेरे को फोन किया, वो भैया यहीं बैठे हैं, जरा खड़े हो जाए केवल आप।
उन्होंने मेरे को, ये भैया खड़े, इन्होंने मेरे को फोन करा और मैंने जाके उस अधिकारी की ईंट से ईंट बजा दी। मैंने, ये तरीका है हमारा? क्या इस तरीके से हम काम करेंगे? हाथापाई की क्या बात है भाई? सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, काहे के लिए बना है? आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है। वहां ऑटो चालक अगर जाएगा तो वहीं जा रहा है ना, कहीं गलत जगह थोड़ी जा रहा है, गाड़ी भी वहीं रोक रहा है, पार्किंग में रोक रहा है। फिर हाथापाई की क्या जरूरत? बोले साहब वो कथा चल रही है प्रदीप मिश्रा जी के, हमारे एसपी साहब निकलने वाले। मैंने, साहब तुम्हारे एसपी साहब निकले या कलेक्टर साहब निकले, सुलभ कॉम्प्लेक्स में ताला लगा दो, बंद कर दो सुलभ कॉम्प्लेक्स। मतलब ऑटो चालक के साथ दादागिरी। फिर उस अधिकारी ने इनसे माफी मांगी, इनकी गाड़ी थाने भिजवा दी थी। तो ये हमारी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ताकत है। बस थोड़ी सी हमारे अंदर सुधार की जरूरत है, वर्दी और नंबर प्लेट। बाकी तो आप सारी लड़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपकी सारी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। मैं रात को 1 बजे भी फोन उठाता हूं, सुबह 7 बजे भी फोन उठाता हूं, और मेरे से जितनी ताकत लगती है, ये हनुमान जी के दरबार में खड़ा हूं, ये सब जानते हैं भाई लोग कि मैं पूरी ताकत लगा देता हूं अपने ऑटो चालक भाई के लिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का है, हमारे घर का है। हमारी यूनियन में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब समान है। पद तो एक जगह है, एक सिस्टम है। ये नहीं कि मैं अध्यक्ष हूं तो मैं सर्वा हूं, कोई महामंत्री है तो वो सर्व। हमारे प्रत्येक भगवा ऑटो चालक संघ का प्रत्येक ऑटो चालक अध्यक्ष है। हमारे यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सम्मानीय हमारे। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भाई साहब को ये चीज की जानकारी दे रहा हूं। अब मैं मुकेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, मुकेश जी सेन जी से, कि वो आए और हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे लिए क्या केंद्र की योजनाएं हैं, हमें वो योजनाएं किस प्रकार मिलेंगी, हमें क्या करना होगा जिससे हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि 2-3 योजनाएं मुझे मालूम पड़ी हैं। पहली योजना कि हमारे घर में, मैंने भी माता बहनें कुछ बैठी हुई थी तो मेरे हाथ में माइक था, मैंने उनको सबके जानकारी दी है कि अगर हमारे घर में कन्या है, बच्ची है, तो उसका आपको भारतीय मजदूर संघ का संबंध से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उस बच्ची की एक तो पढ़ाई में जो खर्चा आ रहा है उसमें आधा खर्चा लगेगा हमको पूरी पढ़ाई में, और जब हम उसकी शादी करेंगे तो केंद्र की तरफ से योजना है जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि उसको 50,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। अब इतनी बड़ी योजना है हमारे लिए, हमको मालूम ही नहीं रहता। हमारे भाई लोग कर्जा लेकर के काम करते हैं। दूसरी योजना भी हमारे सामने है कि हमारे परिवार से अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है, इलाज करवाना है, तो उसको अस्पताल में भी आधे पैसे लगेंगे, आधे पैसे की छूट मिलेगी हमको। अब ये बड़ी बड़ी योजनाएं हमको नहीं मालूम। ये योजनाएं कब हमको मालूम हुई? जब हम भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में आए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हम भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में आए हैं। दूसरी बात, आज का जो कार्यक्रम है ये पॉलिटिकली कार्यक्रम नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं। हमारा कार्यक्रम ऑटो चालकों का कार्यक्रम है, ऑटो चालकों के हित का कार्यक्रम है, ऑटो चालकों को मजबूत किस प्रकार से होना है उसका कार्यक्रम है। तो आगे के लिए मैं मुकेश जी सेन साहब से बोलूंगा, भाई साहब से, कि वो आए और जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। श्री मुकेश जी सेन। और अभी हमारे सांसद जी सुपर कॉरिडोर तक आ गए हैं, वो भी 5-10 मिनट में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने पर सभी ऑटो चालक भाइयों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सब यहाँ पधारे, सब परिवार, सब माता बहताओं के चरणों में भी वंदन करता हूं। भारतीय मजदूर संघ की थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है, संख्या की दृष्टि से भी और बाकी सब यूनियनों के एफिलिएशन से भी। 600 से ज्यादा यूनियन हमारी काम करती हैं पूरे भारतवर्ष में। और इंदौर में भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकल में इप्का लेबोरेटरी, सांची दूध, नगर निगम में करीब 5,000 की संख्या अपनी
अरविंदो में अपनी यूनियन है, एमवाई में अपनी यूनियन है, और मेरे पास एक पोस्ट और है शासकीय कर्मचारियों की भी। किसी ऑटो चालक भाई या किसी परिवार का कोई काम अगर किसी सरकारी संस्था में रुकता है तो भारतीय मजदूर संघ के 2 लोग हर विभाग में मिलेंगे आपको मदद के लिए। अगर आप भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं तो बहुत सारे जीवन में फायदे मिलेंगे। भारतीय मजदूर संघ अपने आप में एक ऐसा संगठन है, एक्चुअल में मजदूर संघ ही है तो जमीन से जुड़ाव है। किसी समय में मैंने भी ऑटो चलाई है तो मेरे को आपका दुख दर्द और जो परेशानियां आती है मौके पे सब समझ में आती है। आप जुड़ गए भारतीय मजदूर संघ से, इसकी कई योजनाएं हैं जो मैं भाई साहब को व्हाट्सएप पे दे दूंगा, क्योंकि वो तो 50 प्रकार की योजना है। अब इस अल्पकालीन समय में आपको समझा नहीं पाऊंगा पूरी, कुछ एक विषय तो भाई साहब ने रख दिया आपके सामने। और बहुत अच्छी बात है कि माननीय त्रिपाठी जी इतने जानकार हैं और इतने वरिष्ठ हैं कि उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, और दबंग भी हैं। वो जो बोलते हैं ना कि अधिकारी से अड़ लिए, तो वो अड़ेंगे आपके लिए। अच्छा नेता चुना आपने, बढ़िया नेता चुना। अब जो मौके पे आपको मूल समस्या आ रही है, ई चालन और ये वो, उसके लिए अपन कमिश्नर साहब से ही मिल सकते हैं। ललवानी जी के नेतृत्व में एक बार तो अपनी बैठक हो चुकी है, और इसको अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, संगठन को और अच्छा कैसे बढ़ा सकते हैं आगे, संख्यात्मक दृष्टि से भी और अन्य फायदों से भी। आदमी जुड़ता जब भी है जब उसको कुछ फायदे की आस हो, और अगर हम आपको फायदा नहीं दे पाए तो फिर हमसे जुड़ना बेकार है। तो फायदा आपको बराबर मिलेगा और पल पल पे मिलेगा। आज की डेट में इंदौर शहर के किसी भी कोने में अगर आपका कोई भी समस्या आती है तो भारतीय मजदूर संघ का मेरी कार्यशैली थोड़ी अलग है। पूरे जितने 43 संगठन काम करते हैं पूरे इंदौर में, उन सबको अपन ने एक किया हुआ है, क्योंकि सबकी समस्या क्या है, मजदूरों के लिए लड़ना है। तो मजदूरों के लिए लड़ना ही अगर उद्देश्य है तो सारे मिलकर लड़ते हैं। अगर किसी एक आदमी को समस्या आती है तो 43 संगठन मिलकर लेटर पेड लगाते हैं। मैंने एक संयुक्त मोर्चा भी बना रखा है पूरा उसका। तो संयुक्त मोर्चे की टीम, भारतीय मजदूर संघ की टीम, आपको नगर निगम में कोई समस्या है तो वहां अपनी 5000 की संख्या है। सांची दूध में अपने 1500 लोग हैं। इप्का लेबोरेटरी में अपनी 800 की संख्या है। ऐसा हर जगह अपन ने पूरा व्याप्त फैला हुआ भारतीय मजदूर संघ। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको मदद मिलेगी। ऑटो चालक संघ है वो अपनी जगह सब सही है। अब अगर हमसे कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे अब तो ऑटो चालक संघ में भी हमारी है, तो वहां भी आपको मदद मिलेगी। ऑटो चालक में तो आपकी मदद हो ही रही है, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी, आप जहां जाओगे सब जगह मदद होगी। बस इसी संगठन अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी साल भर ही हुआ है। इसको थोड़ा सा और आगे कैसे बढ़ाना है, क्या क्या अपन योजनाएं सरकार ने चला रखी है मगर अपन उसकी जानकारी नहीं रखते। अपन उसकी मतलब आधे लोगों को, अभी ईमानदारी से बोलूंगा तो आधे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि क्या क्या सरकार योजनाएं मुफ्त में दे रही है और अपन उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। छावनी अनाज मंडी में अपनी यूनियन है। हम्माल भाइयों की बच्चियों की शादी का खर्चा वहां से मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है और अन्य सारी योजनाएं हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में अगर देखा जाए तो जो भाई लोग SC ST में बिलोंग करते हैं उनको फीस मिलती है। अगर कोई और अन्य तरह की बहुत सारी योजनाएं, 50 योजनाएं, मैं आपको पूरा मंच से समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपको उनका पूरा व्हाट्सअप कर दूंगा, आपके ग्रुपों पे चल जाएगा। जो जो योजनाओं का आप लाभ ले सकते हो वो भरपूर लो। अपन क्यों पीछे रहे, जब सरकार बांट रही है तो रेल में पीछे क्यों होना। कई काम ऐसे है कि कहीं फीस ही कम पड़ रही है। अरे ऑटो चालक यूनियन, आप भारतीय मजदूर संघ सरकार ले ही आधी फीस रही है, आपको पता ही नहीं, आप पूरी फीस के लिए परेशान हो रहे हो। ऐसी बहुत अन्यत्र योजनाएं हैं जो मैं भाई साहब को व्हाट्सएप पे डालूंगा, वो आपको शेयर करेंगे। सब जने उसको पढ़ें और योजनाओं का लाभ लें। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और आज एक नया परिवार हमसे जुड़ा है और आपसे भी हमारा एक नया परिवार जुड़ा है। हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे, भरपूर करेंगे। भारत माता की जय। अभी जो योजनाएं की भाई साहब मुझे एक व्हाट्सएप भी करेंगे, मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूंगा और आप लोगों तक पहुंचा दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि वो हमारा हक है। वो किसका हक है, जरा मुट्ठी बांध के बोलो, किसका हक है?
हमारा हक है, ये हक हम अपना लेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, वो हम निर्वाह करते हैं। तो देश का भी कुछ कर्तव्य बनता है जो हमारे लिए योजनाएं ला रहे हैं वो। अब जो योजनाएं आई है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों की कितनी योजनाएं, क्योंकि वो उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हम लोगों को अभी ये मालूम ही नहीं था कि हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। अभी तक जितनी भी यूनियनें बनी, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन यूनियनों के अध्यक्षों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ऑटो चालकों के लिए सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस मिट्टी के आपका अपन इस माटी को मां बोलते हैं। अभी हमने भारत माता की जय नारे के साथ लगाई, तो इसलिए लगाई क्योंकि हम इस मिट्टी की पैदाइश हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली कि हमारी सबकी 2 मां है। कितनी मां है? 2 मां। एक मां वो जो हमको जन्म देती है, जिसकी कोख से हम पैदा होते हैं, और दूसरी मां जो हमारी मां को अपनी गोदी में बैठा के रखती है, वो है धरती मां, जो हमारी भारत मां है। तो इसलिए हमारी 2 मां होती है। कितनी मां होती है? एक हमारी मां जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, और दूसरी मां जिसने हमारी मां को अपनी गोद में बैठा के रखा जब हम हुए थे। और हम इस धरती पर पले बड़े, आज भी हम हमारा घर बार, व्यापार, अपना परिवार, अपनी गाड़ी, सब चीज किस पे चला रहे हैं? धरती मां पे चला रहे हैं। आज ये धरती मां चाहे तो 1 सेकंड में सड़क आड़ी टेढ़ी कर दे और हमको गिरा देती है। गिरते हैं कि नहीं? कई बार कुछ लोग गिरते ना, यार सड़क टेढ़ी थी, मालूम ही नहीं पड़ा और मोड़ पे गिर गए। लेकिन ये धरती मां हमको संभाल के चला रही है। तो ये हमारी मां है। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान की पूजा रोज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप भगवान की पूजा करो, अल्लाह की पूजा करो, सब एक है। कुरान में भी यही लिखा है, गीता में भी यही लिखा है कि भगवान सब ऊपर एक है। नीचे उसके नाम हमने अलग अलग कर लिए हैं। कोई उसको राम नाम से पूज रहा है, कोई अल्लाह नाम से पूज रहा है, कोई वायुगुरु कर रहा है, कोई ईसा मसीहा कर रहा है, लेकिन एक ही है। आज हम सब भी एक हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे अंदर भी अंतर होता। 2 कान हिंदू के भी रहते हैं, 2 कान मुसलमान के भी रहते हैं, 2 कान ईसाई के भी रहते हैं, 2 कान सिख के भी रहते हैं। किसी के देखेगा 3 कान। तो हमारे और उनमें अंदर कोई अंतर नहीं है। वही पानी हिंदू भी पी रहा है, वही पानी मुसलमान भी पी रहा है, वही हवा हम ले रहे हैं, वही हवा मुसलमान भाई ले रहा है। कुछ लोग हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए शुरू से चला रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं उनका, लेकिन उनकी सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही उन लोगों को। और आज वो लोग, आज देखा जाए तो एक प्रकार से एक कोने में होते जा रहे हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हमारे बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सब बड़े हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई भाई साहब, राजा विक्रम की। अभी सांसद जी आ ही रहे, यहां आ गए कोने पे, तो जब तक आप वो बात को सुन लें कि राजा विक्रम जब युद्ध करते थे तो एक उनका युद्ध हुआ दूसरे राजा से, तो दूसरा युद्ध बहुत घमासान हुआ और वो युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने के बाद उस समय की परंपरा थी कि उसका राजपाट राजा अपने हाथ ले लेते थे। जो जीतता था वो उसका राजपाट हो जाता था। लेकिन राजा विक्रम बड़े बुद्धिमान थे। उनने देखा कि उनके जो इस राज गद्दी पे अब किसको बैठाऊंगा, युद्ध तो मैंने जीत लिया, लेकिन वहां पे अब राजा किसको बनाऊं, कोई बुद्धिमान चाहिए मुझे राजा, क्योंकि राजा बनना बहुत बुद्धिमान लोगों का काम है। जाने दो, हो जाने दो सबको, कोई बाथरूम बात नहीं, पानी जाना है। तो राजा विक्रम जो है, उन्होंने बहुत सोचा कि यार मैं करूं क्या, किस प्रकार से लोगों को अपने इस राजपाट में कोई योग्य उम्मीदवार राजा बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं उस राजभवन का पहले दौरा करता हूं। वो दौरा करने निकले, तो दौरा करने के बाद जब उन्होंने जाके देखा तो उनको यहाँ बहुत सारी समस्याएं दिखी। जैसे एक समस्या दिखी कि यहाँ पर धर्मशाला नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि यहाँ धर्मशाला का निर्माण करो।
अपने सिपाहियों को आदेश दिया। जब धर्मशाला निर्माण करने के लिए वो गए और जब उन्होंने गड्ढे खुदाई हुई तो उसमें से भाई साहब 3 कंकाल निकले, 3 खोपड़ियां। शरीर पूरा नहीं निकला, केवल मतलब केवल सिर निकले और वो भी 3 कंकाल। मरे हुए क्या मालूम कब उनकी मृत्यु हुई थी और क्या मालूम कब के वो कंकाल थे। तो वो कंकाल जब उनको निकले तो वो राजा बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंकाल के माध्यम से योग्य उम्मीदवार, योग्य राजा ढूंढ लूंगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो उनने बोला कि बोले मुझे ये 3 खोपड़ियां रखी हुई उनने राजमहल में, और अपने आदेश निकाला कि ये 3 खोपड़ियों में मुझे बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा समझदार कौन था। जो ये साबित कर देगा कि ये मरी हुई खोपड़ियों में से सबसे ज्यादा समझदार कौन था, उसको मैं राजा बना दूंगा। अब तरह तरह की बातें होने लग गई राजमहल में कि राजा तो पागल हो गए, क्या मालूम कैसी बात कर रहे हैं, मरी हुई खोपड़ियों से कैसे मालूम करेंगे कि इसमें से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन क्या है। अब चर्चा, राजा ने आदेश दिया, प्रजा को मानना भी था। उसमें से एक सिपाही था अर्जुन नाम का, उसने घोषणा कर दी कि मैं इसमें साबित कर दूंगा कि इन 3 खोपड़ियों में सबसे ज्यादा समझदार कौन था। राजा ने आदेश दिया कि भैया ये अर्जुन बोल रहा है कि सबसे ज्यादा समझदार कौन है, तो अगर ये साबित नहीं कर पाया तो हम इसे मृत्यु दंड देंगे। हमारे बीच में हमारे सांसद जी आ गए हैं। मैं सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि सांसद जी को ससम्मान लेकर आए। जरा जोरदार तालियों से खड़े होकर के सांसद जी का सम्मान करें सभी लोग। हमारे बीच में इंदौर शहर के और पूरे भारत के नंबर 1 सांसद श्री शंकर लालवानी जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित है। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं, आपने हमारी गरिमा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाहर खड़े भैया इधर अंदर आ जाए, क्योंकि भाई साहब को अभी फ्लाइट पकड़ना है। अभी उन्होंने फोन पर मुझे बताया कि मुझे एयरपोर्ट सीधे जाना है और दिल्ली जाना है, क्योंकि संसद भवन में पहुंचना है कल। लेकिन समय निकाल करके और आज काफी व्यस्तता के बाद हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी भाई साहब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने पदाधिकारियों से कहूंगा कि सम्मान का जो हमारा वो थैली है वो ले आए इधर। इधर ले आओ भैया, इधर ले आओ, झोला इधर ही ले आओ, यहां ले आओ। वो भगवा पट्टी ले आओ, एक पैकेट उठ ले आओ इधर। भाई साहब ये पहली बार इंदौर 67 वर्ष हो गए इंदौर की स्थापना दिवस को। पहली बार ऑटो चालकों का दीपावली मिलन समारोह हजारों की संख्या में हो रहा है, और इसमें माननीय सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारी यूनियन के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए और जो वादा किया था वो पूरा किया। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी रेसिडेंसी में सब वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग कराऊंगा, उन्होंने वो वादा पूरा किया, हमारे को बुलाया और मीटिंग कराई। फिर भाई साहब ने हमारे को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मिलवाया। उसके बाद भाई साहब ने हमें हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से हमको मिलवाया और हमारी बात रखवाई, एयरपोर्ट पे हमको मिलवाया हमको, और बिल्कुल बाकायदा बात करवाई। और अभी पिछले दिनों अर्चना कार्यालय पे दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम था। उस दिन भाई साहब ने मुझे एक मैसेज बताया कि आपकी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का नाम भोपाल में चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग को लेटर लिख दिया है बाइक टैक्सी को बंद कराने का। तो ऐसे हमारे सांसद जी हैं जो हम मजदूर भाइयों की चिंता कर रहे हैं। पूरे इंदौर में अभी मेट्रो चल रही है, आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। सांसद जी से हमारी चर्चा भी हुई, उन्होंने हमसे वादा किया है कि जितने भी मेट्रो स्टेशन बनेंगे वहां पे ऑटो रिक्शा के भी स्टैंड पक्के बना के देंगे आप। तो सांसद जी का हम धन्यवाद छोटे शब्दों से तो कर नहीं सकते,
लेकिन बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो पीछे हम जब टिकते हैं तो हमें पीछे एक मजबूत दीवार की जरूरत होती है। तो आज हमारे बड़े भाई, हमारे सम्मानीय शंकर लालवानी जी भाई साहब, जो पूरे भारत के नंबर 1 सांसद में इसलिए कह रहा हूं कि जितना काम 18 घंटे 20 घंटे भाई साहब सतत काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं 5 घंटे की नींद पूरी करते हैं, रात को 12 बजे में मिलता हूं, 1 बजे मिलता हूं किसी कार्यक्रम में, और सुबह 6 बजे देखता हूं तो भाई साहब किसी कार्यक्रम में फिर नजर आते हैं। तो आप सोचो कि कितनी एनर्जी से काम कर रहे हैं वो। आज जो इंदौर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 6 बार 5 बार नंबर 1 आया, वो इसलिए आया कि हमारे बीच में ऐसे हमारे अधिकारी, ऐसे पदाधिकारी हमारे बीच में जो दिन रात एक कर रहे हैं। सोचो आप कि कितना बड़ा भारत देश है, 1 अरब 30 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, उसमें नंबर 1 आना कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है। और मैं भाई साहब के सम्मान के लिए सभी भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आए और ये दुपट्टा भाई साहब को पहनाए और जोरदार तालियों से भाई साहब का सम्मान हो। हमारे भारतीय मजदूर संघ के भाई साहब का भी स्वागत करें। के तिवारी का भी पगड़ी पहनाए, दुपट्टा, और मुकेश जी सेन जी का भी स्वागत, जोरदार तालियों से भाई साहब का भी स्वागत। भैया फिरोज भाई आगे आ जाओ, नवेद जी, राकेश जी आप भी आगे आओ, भैया रवि जी, प्रकाश परमार जी, यासीन शाह जी, सब लोग आप पदाधिकारी हो यार। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ आप लोगों को किसे पहचानी जाती है। अब मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए हमारे सम्मानीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमको आकर के कहें, क्योंकि भाई साहब को फ्लाइट पकड़नी है। और मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि भाई साहब अभी हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लग गई है बाइक टैक्सी के खिलाफ। अभी शहर में फिर से पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ी पकड़ी जा रही है, तो जब तक हाई कोर्ट में मामला है तो थोड़ा सा हमको रियायत मिल जाए, अभी गाड़ियों को पकड़ने का थोड़ा सा रुक हो जाए। जोरदार तालियों से माननीय सांसद जी का स्वागत। ऑटो रिक्शा चालक संघ भगवा ऑटो, जो कि भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, उसके सभी पदाधिकारी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ के भाई, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, बहुत सारे कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम ऑटो रिक्शा एसोसिएशन का या चालक संघ का पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप अपने लिए ताली बजाएं। और ये भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा जो दीपावली मिलन समारोह रखा गया है, उसमें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कुछ बातें हमारे अध्यक्ष जी ने, त्रिपाठी जी ने की है। जब जब उन्होंने जो जो बातें कही हैं, हमने प्रयास किया है सरकार तक पहुंचाने का, प्रशासन तक पहुंचाने का। और आने वाले समय में जो आपकी बातें होगी वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की बात हम करेंगे। इस अवसर पर एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। आने वाली 9, 10, 11 और 12 जनवरी इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वैसे तो इंदौर में 4 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के होने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम है जो हमारा
एनआरआई जो विदेशी जो भारतीय मूल के रहते हैं विदेश में, अप्रवासी है भारतीय, उनका बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है 2 दिन का, 9 और 10 और 11 और 12 को हमारे ग्लोबल समिट है, जो पूरे देश और विश्व के लोग जो उद्योगपति हैं वो सब इंदौर में आ रहे हैं। और तीसरा कार्यक्रम है G20, एक देश है, पूरी दुनिया का एक संगठन बना हुआ है जिसमें दुनिया के सब बड़े देश हैं, उस देशों का एक सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। और चौथा कार्यक्रम हो रहा है खेलो इंडिया में, पूरे देश के बच्चे हमारे यहाँ खेलने के लिए इंदौर में आ रहे हैं। तो ये चारों जो कार्यक्रम इंदौर में होने वाले हैं, ये चारों के कार्यक्रमों को लेकर हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार बताया गया कि हमारे इंदौर का नाम पूरे देश में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो इसलिए लिया जाता है, हम स्वच्छता में नंबर 1 लगातार 6 बार आ रहे हैं। तो जिस प्रकार इंदौर का नाम हमेशा देश में, दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, उसी प्रकार जो ये कार्यक्रम आ रहा है, होने जा रहे हैं चारों कार्यक्रम, इन चारों कार्यक्रमों में भी हमारे जो अतिथि हैं, जो देश से आएंगे, विदेश से आएंगे, और वो पूरे समय हो सकता है जो कार्यक्रम 9-10 को है उसके पहले से आ जाएं, क्योंकि कुछ अतिथियों को उज्जैन जाना है, महाकाल का दर्शन करना है, कुछ को ओंकारेश्वर जाना है, किसी को मांडव जाना है, किसी को सराफा आना है, किसी को छप्पन दुकान जाना है। तो इतने हजारों लोग इंदौर में रहेंगे, और ऐसे ही जब खेल कूद रहेगा तो बच्चे हजारों इंदौर में रहेंगे। बच्चों के साथ और भी लोग, परिवार के लोग आ सकते हैं इंदौर देखने और आसपास के क्षेत्र देखने। तो हमारी आपसे ये अपेक्षा है, करबद्ध आपसे निवेदन है कि हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ बैठ के शहर घूमें, क्योंकि सभी लोग बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि इंदौर में अभी तांगा चलता है कि नहीं चलता है, हमने कहा अभी तांगा ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हम गली मोहल्ले में जाएंगे तो हमारी ऑटो रिक्शा जो चलती थी पहले चलती है कि नहीं चलती, मैंने कहा हाँ वो तो चलती है। तो ये ऑटो रिक्शा पूरी दुनिया में तो है नहीं, तो उनको इसमें बैठ के घूमना भी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब वो विदेशी लोग आपके साथ घूमेंगे शहर में, तो एक तो हमारा आतिथ्य ऐसा होना चाहिए, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, कि वो कहीं भी जाए दुनिया में। मैं जब विदेश में गया था, वहां मुझे एक हिंदुस्तानी ड्राइवर मिला था, और उसने मुझे बहुत ही अच्छी तरह वहां के बारे में बताया कि इस देश में ऐसा है, वैसा है, वैसा है। उसका नाम मैं आज तक, अशोक करके नाम था, उसका नाम मेरे को आज तक याद है, वर्षों तक, क्योंकि उसने मुझे, वो एक तो भारतीय मिला था, और दूसरा उन्होंने उस शहर के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया था। अंग्रेज कुछ बताता उससे अच्छा अपना हिंदुस्तानी बताता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही हमारे जो विदेशी आ रहे हैं वो हमारे देश के रहने वाले हैं, लेकिन अब विदेश में रह रहे हैं, अप्रवासी हैं। मूलतः वो भारतीय ही हैं, लेकिन उनके पिताजी, उनके दादाजी, कोई ना कोई वहां रहता होगा, काम धंधे करते होंगे, लेकिन उनको अपने देश की जड़ों से बहुत प्यार है। वो यहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वो जाएंगे कपड़ा मार्केट, साटा बाजार, मरोठिया बाजार, ये सब बाजार जाएंगे, तो वहाँ कोई बड़ी गाड़ी जाएगी क्या? वहाँ तो अपना ही ऑटो रिक्शा जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब हमारे ये जो अतिथि जब यहाँ आएंगे, तो हमारा उनसे जो व्यवहार हो, बोलचाल हो, बातचीत हो, बहुत ही मधुर होना चाहिए। इंदौर की छाप पूरे विश्व में जाना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ये काम आपके ऊपर सौंप के जा रहा हूं मैं आपको। और जब वो वहां जाएंगे तो जब वो कहेंगे कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 तो है ही सही, लेकिन इंदौर आतिथ्य में भी, सत्कार में भी नंबर 1 है, वो आपके कारण होगा। क्योंकि हम भी किसी शहर में जाते हैं तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जब गाड़ी में हम चालक के साथ रहते हैं तो हम उससे बातचीत करते रहते हैं, क्या भाई यहाँ कैसा है, क्या चल रहा है, कैसा क्या है, तो हम ऐसे ही बातचीत करते हैं। पर जो वो रिपोर्ट देता है वो सही रिपोर्ट देता है। जो ऑटो चालक रहता है या कार का ड्राइवर रहता है, चालक रहता है, वो बोलता है हाँ यहाँ इंदौर शहर इतना अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ की आबोहवा अच्छी है, यहाँ की संस्कृति अच्छी है, यहाँ के संस्कार अच्छे हैं। तो ये जो आप जो बोलोगे ना उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा।
हम जो बोलेंगे उनको लगेगा ये तो सांसद है, ये तो इंदौर की बड़ाई करेंगे, लेकिन जब हमारे सभी लोग बड़ाई करेंगे तो उनको लगेगा कि इंदौर सबसे आगे है। तो ये जवाबदारी आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, और जो आपकी समस्या है वो हम सब मिलकर हल करेंगे। आज आपने बुलाया और स्वागत किया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। क्योंकि मेरी अभी फ्लाइट है, मैंने बोला था मुझे जाना है, तो इसलिए आपसे क्षमा मांगते हुए फिर कभी हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी कि आप हमारे मजदूर भाइयों के लिए, ऑटो चालकों के लिए अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच पधारे और हमें उत्साह भी दिया और ऊर्जा भी दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट के अंदर महापौर जी निकल गए हैं, आ रहे हैं, और कैलाश जी भाई साहब से भी बात हो गई है, वो भी निकल गए हैं। अब हम 15-20 मिनट के अंदर भोजन का जो हमारी बहुत देर से इंतजार चल रहा है उसको शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने भी देखा सांसद जी ने कितनी बढ़िया बात बोली कि इंदौर में विदेशी लोग अभी आ रहे हैं, इन्वेस्टर मीट हो रहे हैं आज। ये इन्वेस्टर मीट इंदौर में जो अभी जनवरी में होगी, 10, 11, 12 जनवरी, तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी बड़ी मीटिंग होगी और हम लोगों को कितना व्यवसाय भी मिलेगा। भाई आएंगे तो हमारी रिक्शा में ही घूमेंगे, इंदौर शहर की सराफा चाट चौपाटी ले जाएंगे, इंदौर शहर का भ्रमण कराएंगे, क्योंकि वो 3 दिन कार्यक्रम में रहेंगे तो 2 दिन तक इंदौर भी घूमेंगे, इंदौर की स्वच्छता के ऊपर विचार करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। और सब अपनी ड्रेस भी अच्छी रखे। मैं माता बहनों को इसके लिए बोलूंगा कि आप लोग इन लोगों भाइयों की, हमारे ऑटो चालकों की जो माता बहनें यहाँ परिवार से आई हैं, इनकी ड्रेस को बिल्कुल प्रेस करके दिया करें आप लोग। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बाहर का व्यक्ति जब आए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंदौर का ऑटो चालक बहुत परेशान या गरीब है ना। क्योंकि ये विदेशी जो होते हैं ना, ये हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। इनके सामने कभी भी कोई बुराई वाली बात भी नहीं करना, क्योंकि ये हमारा अच्छा तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये बुराई अगर हम इनकी होगी तो ये और लंबी लंबी बात करेंगे फिर। तो इसलिए हमको बहुत सारी चीजें चौकन्नी रखनी है। मैंने आप लोगों के सामने माननीय सांसद जी से भी बात रख दी है कि भाई हमारे ऑटो चालकों के साथ जो अभी रास्ते पे छेड़खानी चल रही है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा रोक टोक चल रही है, वो रोकी जाए। और मैं वचन दे रहा हूं आप लोगों को कि ये कार्रवाई आज के कार्यक्रम के बाद से रुकना चालू हो जाएगी। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे संरक्षक, हमारे सम्मानीय भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ, जिनके नेतृत्व में बना और जिनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी भाई साहब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। जब उनको ये बात मालूम पड़ेगी तो वो तुरंत कमिश्नर साहब से, ट्रैफिक डीसीपी साहब को निर्देश देंगे कि भाई ये जिस प्रकार की चेकिंग अभी चल रही है ये रोकी जाए। क्योंकि जब मामला हाई कोर्ट में जा चुका है, मुख्यमंत्री जी ने लेटर भी परिवहन विभाग को लिख दिया है, तो फिर काहे के लिए चेकिंग। केवल 3 चीज की ध्यान रखिए। अपने कागज गाड़ी के कंप्लीट होना चाहिए। पहली चीज, देखो कागज तो कोई भी चेक करता है, कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल पे भी चलने वाले के चेक होते हैं, कार से चलने वाले के भी होते हैं। तो कागज तो सभी को कंप्लीट रखना पड़ते हैं। कागज के साथ साथ हमारी वर्दी हमको हमेशा हमारे बदन पे होना चाहिए। वर्दी बिल्कुल ऐसा नहीं, लापरवाही नहीं करना हमको कि वर्दी कहीं और रख के हम अपना काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट। नंबर प्लेट हमेशा ऐसे होना चाहिए कि नंबर हमारा कोई भी पढ़ ले, घिसी पीटी नंबर प्लेट नहीं हो हमारी गाड़ी की। ये 3 चीजों का आप ध्यान रख लो, बाकी चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अब मैं यहां पर जो हमारे भोजन व्यवस्था के लोग हैं, फिरोज भाई आप भोजन के लिए चालू करवाओ काम। तो सबसे पहले माता बहनों को लाइन से बैठा दो, कतार बन करके। और कुछ लोग जो हमारे
यहाँ पर उपस्थित है ओम प्रकाश जी, उनको सबको बोलो भोजन शुरू करवाएं। कैलाश जी भाई साहब आएंगे जब चलता रहेगा कार्यक्रम। तो भैया हलवाई महाराज जी से भी निवेदन है कि भोजन बन चुका है तो सबको लगवाने का चालू करवाएं। पत्तल वगैरह सब वही है, और पहले हमारी माता बहनें और बच्चों को पहले भोजन करवाएं भैया। हाँ, ये चालक संघ को अभी 1 साल पूरे नहीं हुए, अभी मात्र 11 महीने हुए। और 11 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमने यूनियन बनाई थी, जब मात्र 55 ऑटो चालक हमसे जुड़े थे, और आज हजारों की संख्या में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के साथ लोग परिवार के साथ जुड़ गए। ये जो आपने अधिकार रखा है, काफी बड़ी संख्या, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये आपसी प्रेम, क्योंकि हमारी जो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ है ये एक पारिवारिक संगठन है, एक परिवार जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये पारिवारिक कार्यक्रम करा है कि लोग सबसे एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाएं, एक दूसरे को जानें। और ख़ास तौर पर हमारी माता बहनें जो नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि हम भाई लोग तो मिल लेते हैं लेकिन माता बहनें नहीं मिल पाती हैं, तो आज इसलिए हमने ये स्वरूप इसका दिया है। और इंदौर के 67 वर्ष स्थापना दिवस को हुए, लेकिन पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम आज भगवान के आशीर्वाद से हमारे द्वारा हो रहा है। कितने वर्षों में फर्स्ट हुआ? ये पिछले 67 वर्ष हो गए हैं जिसमें अभी तक ऐसा कोई आयोजन किसी भी यूनियन द्वारा नहीं हुआ है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के संरक्षक हमारे माननीय सम्माननीय, जो दिन रात हमारे ऑटो चालकों की और हम गरीब भाइयों की चिंता करते हैं, ऐसे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी का आशीर्वाद आज हम सभी को प्राप्त है। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये यूनियन फल फूल रही है। और इसमें ऑटो चालकों में परिवार सहित आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। और हमारी यूनियन एक इंदौर की पहली ऐसी ऑटो चालकों की यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, बाकी यूनियनें रजिस्टर्ड भी नहीं है। जी, मैं वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी हूँ और सेवक के रूप में मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का कार्य देख रहा हूँ। और आपका? ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष फिरोज खान, मैं भगवा ऑटो यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ, फिरोज खान। आपका इसमें क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि सब भाई लोग मिलजुल कर रहें, इसमें सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए हैं, ये सब मिलजुल कर रहें और भगवा ऑटो यूनियन का मजबूत बनाएं। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज खान, भगवा ऑटो यूनियन का शहर उपाध्यक्ष हूँ मैं। मैडम? भगवा ऑटो चालक संघ से उपाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा। हम लोगों का उद्देश्य ये रहा है शुरू से लेकर अभी तक कि हम लोग सब एक साथ संगठित रहें और इस यूनियन को मजबूत बनाएं। किसी भी ऑटो रिक्शा चालक के संग में कभी भी नाइंसाफ़ी ना हो, उसको बराबर से इंसाफ मिले, हर कार्य के अंदर वो बिल्कुल सक्षम रहे। और इस शहर का एक स्तंभ है ऑटो रिक्शा चालक, तो उस स्तंभ को हम चाहते हैं प्रशासन भी उसको उतना सपोर्ट करके उसको मजबूत करे। जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट अनिल कुमार साहू, वर्तमान में मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ से विधिक सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। और हमारा मेन उद्देश्य है जो ऑटो चालक भाई लोग हैं हमारे, जो वर्षों से शोषित और प्रशासन द्वारा पीड़ित हैं, उनकी हमको मदद करना। और आज भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो नई नई योजनाएं मजदूर संघों के बारे में जारी की गई हैं, उनकी जानकारी देना। अभी हमारी लड़ाई विगत 10 माह से शासन से इस संबंध में चल रही है कि इंदौर शहर में अवैध रूप से ई बाइक मतलब मोटरसाइकिल को कॉमर्शियल रूप से लोग बाग उपयोग कर रहे हैं। और अधिकतर उसमें जो भी बंदे हैं वो बाहर के ज़्यादा हैं, और कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई दूसरे प्रदेशों से है, राजस्थान से है। और सबसे बड़ी बात है उनका कोई ना परमिशन है ना लाइसेंस है, गाड़ी के कागज भी पूरे नहीं हैं। उसके बाद भी धड़ल्ले से वो प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए और धड़ल्ले से अपने बाइक का परिचालन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बाइक परिचालन में क्या हो रहा है, आज इंदौर शहर एक एजुकेशन हब है, तो यहाँ पे जो आज नए बच्चे आए हैं, बॉय एंड गर्ल्स हैं, जो उनकी बाइक बुक करते हैं और उनसे बहुत सी किस्म की अप्रिय घटनाएं भी घटित हो रही हैं। और उनके साथ कई प्रकार की हरकतें भी हो रही, छेड़खानी की, बच्चियों के साथ भी कई घटना हुई जिनकी पुलिस में रिपोर्ट है। तो उस संबंध में हम लोग शासन से हमारा निवेदन है कि इस संबंध में बिना परमिशन के जो बाइक चला रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि वो नियमों का बिल्कुल पालन ही नहीं कर रहा है।
अपने मन मर्जी से ये काम कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में PIL एक जनहित याचिका भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के नेतृत्व में हमारे माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमारी जी त्रिपाठी और सभी पदाधिकारी गणों के सहयोग से विगत माह में हमने प्रस्तुत की है, जो अभी पेंडेंसी है। उसमें हमने नोटिस के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, तो उस पर भी शीघ्र इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय कोई निर्णय लेगा। वो निर्णय हम सबको मान्य होगा। मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का विधिक सलाहकार अनिल कुमार साहू।